इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह जैसे आपसे सवाल पूछ देता है कि ये बताइए वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है, जल होता है ना, जल में होता है कठोरता, एक होता है टेम्पररी, टेम्पररी मतलब अस्थायी, उसको बॉयल करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। एक होता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। आपसे ये पूछा जाता है कि वाटर के परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, किस लवण का प्रयोग करते हैं? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं साहब, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। दिस वन इज Na2CO3, इसके साथ क्या H2O लगा दो, किसी को क्या बोलते हैं? दावन सोडा बोल देते हैं। एंड ये क्या है आपका? ये बेकिंग सोडा है या खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं। इसका यूज में याद रखना प्रतिअम्ल के रूप में होता है, प्रतिअम्ल यानी एसिडिटी को खत्म करने के लिए। और ये जो आपका धावन सोडा या वॉशिंग सोडा है ना, इसका यूज होता है किसमें? वाटर के अस्थायी कठोरता को दूर करने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, है ना, खूब पूछता है आपके एग्जाम में। ये चौथा टॉपिक हमने देखा, टॉपिक आप लोग पीडीएफ से लिख लेना, है ना, कि लिखने के लिए तो टाइम नहीं चाहिए ना किसी को, बाद में लिख लीजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कवर करवा देता हूं, है ना। पांचवा है टॉपिक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु संरचना। इसमें क्या क्या सवाल पूछता है पता है आपको? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या है ना? इसके बाद आपसे आइसोटोप क्या है, समस्थानिक, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब खुद पूछेगा आपसे। साथ ही साथ परमाणु मॉडल, टोटल कितने? 4 मॉडल्स हैं, एक तो डाल्टन का, फिर थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का और फिर बोर का, 4 मॉडल है। तो चारों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है आपसे सवाल। यहाँ से मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये बताएंगे कि हमारे नेचर में, यानी जो हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व के हैं, किस एलिमेंट के हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ओके, कार्बन की हाइड्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा समस्थानिक हमारे नेचर में पोलोनियम के हैं। किसके? पोलोनियम के। एटॉमिक नंबर ऑफ पोलोनियम इज 84 एंड इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27 है। ये पोलोनियम नाम कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा इसको खोजने वाली थी मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी चूंकि पोलैंड की हैं, पोलैंड की थी वो, इसलिए इसका नाम रखा क्या? पोलोनियम। तो मैडम क्यूरी के बारे में मस्ट मतलब एक पॉइंट है, जरूर आप लोग लिख लेंगे कि मैडम क्यूरी एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बाकी इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर जब हम लोग आएंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध क्या होता है। अच्छा, आप लोगों से सवाल है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारी प्रकृति में, सबसे मजबूत बंध कौन सा है? आयनिक बंध है। तो सबसे कमजोर बंध कौन सा है? सबसे कमजोर याद रखिएगा होता है वैन डर वाल फोर्सेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल अट्रैक्शन, वो सबसे वीकेस्ट है। उसके बाद की बात करते हैं, यहां पर आएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। यहां पर आपसे खूब सवाल कैसे पूछता है, सवाल समझिएगा कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है? प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम सोने से भी कम क्रियाशील है। और इसमें याद रखने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक जब आपको पढ़ाएंगे ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई और है तो आ गया, पूरा ये रिएक्टिविटी आपको याद हो जाएगा, दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? वो कब हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कई बार सवाल पूछता है इसमें से कौन सी धातु जो है गर्म पानी के साथ या वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब ठंडे पानी के साथ और वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म पानी के साथ करती है ना। तो बात करेंगे यहाँ पर कौन सी धातु पानी पर तैरती है, इस तरह से सवाल आपसे बनता है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, साथ ही साथ रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी यानी जो बासीपन वगैरह होता है, ये सब। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल, जो भी 8वां, हाँ ठीक है, आवर्त सारणी। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहां से अगर सवाल पूछा जाए, मतलब कि देखिए यहां से सवाल पूछने का अगर बनाया जाए सवाल, तो कम से कम 300 से 400 सवाल यहां से बनते हैं एग्जाम में। 300 टू 400 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से बन सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जैसे एक नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम, सुना आप लोगों ने? इन्होंने संगीत के स्वर के आधार पर तत्वों को सजाया था, है ना, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना अष्टक नियम दिया था, इनका नियम कहां तक लागू होता था, किस तत्व तक लागू होता था? 20 तक, यानी कैल्शियम तक इनका जो है ना नियम जो होता था, क्या होता था? लागू होता था, ठीक है। दूसरा, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया, है ना, सबसे पहले उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीफ ने, और उन्होंने जब तत्वों को सजाया तो उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, है ना, और उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा था। तो एक जगह छोड़ा था उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम जो जगह छोड़ा था उन्होंने, उसका स्थान आगे चल के किस तत्व ने लिया? किसने? गैलियम ने। किसने लिया है? गैलियम ने। वेरी गुड। इसमें और भी कई तरह के सवाल बन सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 9th टॉपिक जो होगा पीरियोडिक टेबल के बाद, दैट इज मेटल एंड देयर ओर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, धातु एवं उसके अयस्क। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख दूं एक अयस्क का नाम, बताइए ये किसका अयस्क है? कैल्साइट, सुना है ना? ओके, मैं एक लिख दूं यहां पे इल्मेनाइट, किसका अयस्क है? अनिमल। गैलेना आपने सुना होगा, है ना, गैलेना लेड का है। सिनेबार आपने सुना होगा, मरकरी का है। ये तो कॉमन है, ये तो पता होता ही है। सेल्साइट की जब बात करें, ये भी लेड का है। इसका फार्मूला क्या है? PbCO3। इल्मेनाइट किसका अयस्क है? याद रखिएगा टाइटेनियम का है।
टाइटेनियम जिसको डिनोट करते हैं टीआई से, एटॉमिक नंबर इसका 22, और टाइटेनियम के बारे में 2-3 पॉइंट फटाफट से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे हम बताएंगे आपको। टाइटेनियम को भी बोलते हैं वंडर एलिमेंट। क्या बोलते हैं? वंडर एलिमेंट। ठीक है, लिख दूं? ठीक है, टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट कहते हैं। तो दूसरा, इसी को बोलते हैं भविष्य की धातु, मेटल ऑफ फ्यूचर, इसको टाइटेनियम को। और टाइटेनियम को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल, या फिर इसे कहते हैं रणनीतिक धातु। ये सब इसी का नाम है, रणनीतिक धातु। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आप ये बताओ कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, पढ़ा होगा ना आपने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों मिलते हैं? पी ब्लॉक है ना। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को साथ साथ याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, जो इसमें मिलने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं। मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स यानी जो इसको हिंदी में लिखा है धातु, अधातु, उपधातु। और मेटलॉइड्स को ही कहते हैं कई बार हम लोग बॉर्डर एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बॉर्डर तत्व, या फिर इसे बोलते हैं स्टेयर एलिमेंट भी बोलते हैं, सीढ़ीनुमा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद सीमेंट एंड ग्लास, सीमेंट तथा कांच। तो पहला सवाल तो मेरा यही आप लोगों से, आप लोग ये बताओ सीमेंट का आविष्कार किसने किया? हाँ जी, जोसेफ ऑस्पिडिन ने। किसने किया है? जोसेफ ऑस्पिडिन ने। इसके बाद अगला याद रखेंगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एंड फ्यूल, यानी कि हाइड्रोकार्बन एवं ईंधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोयला, डीजल, पेट्रोल, मीथेन, कई सारे हैं। हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, उसका सूत्र वगैरह क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ईंधन की बात करें, जो ईंधन है सबसे ज्यादा उष्मीयमान किस ईंधन का है? हाइड्रोजन का। याद रखिएगा, सबसे जो अच्छा ईंधन है ना वो आपका हाइड्रोजन ही है। इसका उष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है, और उष्मीयमान इसका कितना होता है? 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना। ये इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, है ना। इसलिए इसको सबसे स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं, है ना, किसको? हाइड्रोजन को। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर्स। पॉलीमर यानी बहुलक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मेलामिन क्या है, टेफ्लॉन क्या है, पीवीसी क्या है, पॉलिस्टर क्या है, स्टाइरीन क्या है ना, नाइलॉन क्या है। अच्छा, नाइलॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर इसके बारे में कभी ना कभी। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू कैरोथर्स ने। किसने किया था? डब्ल्यू कैरोथर्स। और नाइलॉन में याद रखिएगा, इसमें एनवाई का कई बार पूछ लेता है ऐसा सवाल कि ये जो नाइलॉन है इसमें एनवाई का क्या मतलब है? इसका मतलब न्यूयॉर्क। एलवन का क्या मतलब है? लंदन। यानी इस दोनों से ही मिलकर के ये वर्ड बना है नाइलॉन। और नाइलॉन के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे पहला मानव निर्मित रेशा है, सबसे फर्स्ट मैनमेड फाइबर है क्या? नाइलॉन। एंड लास्ट में हम लोग टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी, या फिर देखते हैं रेडियो सक्रियता। किसने खोजा रेडियो एक्टिविटी को? मैडम क्यूरी? नो, हेनरी बैक्वेल ने। किसने खोजा है? कब खोजा है? 1896 में। कब खोजा है? 96 में, है ना। और ये बता सकते हैं आप लोग कि रेडियो एक्टिविटी का जो रेट होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उसका जो उत्सर्जन का दर है वो किस यंत्र से मापा जाता है? वेरी गुड, जीएम काउंटर, जिसको बोलते हैं हम लोग पूरा गीगर म्यूलर काउंटर। एंड इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन। जैसे आपसे सवाल पूछा गया दरोगा में, जैसे पूछा गया है सवाल, इसमें कौन सा सॉपिनिफिकेशन का उदाहरण है? साबुन के निर्माण का, है ना। साबुन का जो निर्माण होता है उसमें किसका यूज होता है? जैसे ड्रग्स से सवाल पूछता है, ड्रग्स नशा वाला नहीं, औषधि वाला जो ड्रग्स होता है, कि इसमें कौन सा एक दर्दनाशक औषधि है, कौन सा जो है मतलब एंटी मतलब पायरेटिक ड्रग है, बुखार को खत्म करने वाला, है ना। तो ड्रग्स से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है। और ड्रग्स से मेरा सवाल आप लोग ये बताएंगे, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहां है? दैट इज इन लखनऊ। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये है हमारा सिलेबस, है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी चीजें हैं, जो आपके एग्जाम का नेचर है, उसके हिसाब से हम पूरा आपको कवर करेंगे, अच्छे से कवर कराएंगे। जितना कराएंगे बस आपका देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको जो बाकी लोगों से हट के काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है उसके लिए तो मैं आपको अभी देखिए सलाह मैं दे रहा हूं, बाकी इंप्लीमेंट करना आपके ऊपर है। सबसे पहले तो आपका एग्जाम का जनवरी में शेड्यूल्ड है, ठीक है, 18 जनवरी में है, यानी आपके पास मोटा मोटी 45 डेज हैं, लगभग मान लीजिए 50 डे के आसपास। सबसे पहला रिक्वेस्ट तो यह है कि अपने सर्कल को अभी कम कर लो। सर्कल को कम करने का मतलब ये होता है ना कि दोस्ती यारी अभी आप इस 50 डेज के लिए भूल जाइए। मतलब खुद को क्या करिए, सर यही तो नहीं हो पाता है, क्या बात कर रहे हैं, यारी छोड़ देंगे, सर नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन देखिए जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं यही डिफरेंट होते हैं। यहीं पर उनको चाय के चुस्की पर आओ भाई आज क्या हुआ जी क्लास में, है ना, वो चीज आपको नहीं करना है। कम से कम ये 50 डेज आप बंद करो। अपने नोट्स जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको कम से कम आपको क्या करना है, 4 से 5 बार रिवाइज करना है ना। 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है कम से कम जी, 5 बार करना है ना। सिलेक्शन लेने वाले 5 बार से ज्यादा बार रिवाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ एक बार तो पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना। क्या हुआ? नहीं, ओके ठीक है। देखिए ये तो जो भी है, लेकिन मतलब ये आपको करना होगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी बात समझिएगा, बाकी कुछ करिए ना करिए,
पीवाईक्यू। इसके बिना अगर आप पेपर में जाते हैं ना, समझिए कि वो कहता है ना बिना डीजे बजाए डांस कर रहे हैं, वही वाली बात है ना, कि बिना गाना बजाए डांस चल रहा है। एग्जाम में जाइएगा बिना पीवाईक्यू के, वही वाली फील आएगी आपको। तो पीवाईक्यू जितना अभी तक आई थिंक एक बुक भी आया है सर का, कोई 26 साल का पीवाईक्यू, 26 पेपर है उसमें, नहीं पेपर वाला जिसमें कि सारा पीवाईक्यू है ना, जो भी है वो आप सारा का सारा बिना पीवाईक्यू के आप पेपर में नहीं जाओगे, ठीक है। पीवाईक्यू आपको करके जाना है। एंड इसके बाद अभी आपका जैसे 50 डेज है, अभी कम से कम मिनिमम आपको क्या करना है, 2 मॉक जरूर लगाना है। आप ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, जैसे भी लगाइए 2 मॉक लगाना है। और मॉक लगा के ऐसा नहीं कि मॉक लगा के नंबर देख ले 50 नंबर आ रहा है, छोड़ो ये काम नहीं, इससे अच्छा लगाओ हिम्मत, है ना। मतलब डेली नहीं, मैं वीक में बोल रहा हूं, तो कम से कम अभी और लास्ट के एक मतलब ये आपका टारगेट होना चाहिए ना, एग्जाम तक कम से कम 50 मार्क लगा के जाओ मिनिमम। एग्जाम आप इंटर करो तो कम से कम 50 मार्क लगा के जाओ। आपको कैसे लगाना, अभी 1-2 लगा लो, आगे चल करके फिर आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है। यहाँ पर मार्क लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्क लगाते हैं, लगाया देख लिया, अच्छा 50 नंबर आया, छोड़ दिया, फिर इससे अच्छा मत लगाइए। मार्क लगाने के बाद इसका एनालिसिस करना जरूरी है ना, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हो ना, तब तक आपको आपकी कमियों के बारे में पता नहीं चलता है ना, कि हम कहां पर हमें काम करने की जरूरत है। और जो भी आप एनालिसिस करते हैं तो इस मॉक के लिए अलग से आप कॉपी रखिए, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी भेड़ चाल में चलने से कोई मतलब फायदा नहीं है। एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं जीएस की बात कर रहा हूं कि जीएस में आपसे 20 क्वेश्चन नहीं हुए, है ना, इस 20 क्वेश्चन को आप ये मॉक टेस्ट, जो मॉक वाली कॉपी है, इसे अलग से रखना है। इसमें क्या करना है, इस 20 क्वेश्चन को नोट कर लेना है 1 लाइनर के फॉर्म में, एंड इसको आप डेली प्रयास करो कि कम से कम आधे घंटे में आप इसे रिवाइज कर लो, 10 मिनट में रिवाइज कर लो। आप ये चीज आप 10 दिन करके देखो, आपको लगभग जब भी मार्क लगाएंगे 5 से 10 मार्क का क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। और एग्जाम में आपके लिए एक एक नंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने 1 मार्क से भी वो किया तो समझ सकते हैं कि आपकी मतलब कटअप से आप अंदर आ सकते हैं, मतलब कटअप में आप आ सकते हैं 1 नंबर से भी अगर आपने वहां पर वो कर लिया तो यही तो मैं आपको कहूंगा, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू, ये 3 चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें सिलेक्शन में। इसको आप करके देखिए और कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखिए। कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब कहने का ये है कि आप 4 घंटे पढ़ो, मत पढ़िए आप ज्यादा, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटे लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए, उसके बाद 3 दिन घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। टाइम तो सब निकालना होगा आपको, है ना, ये तो निकालना होगा। अगर आपके बदले मैं पढ़ लूं और आपका एग्जाम निकल जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं हो, है ना। तो कोई और पढ़ ले तो कोई समस्या आपको ही करना है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए किसी को अगर केमिस्ट्री में अभी कुछ भी नहीं आता है तो घबराना नहीं है। अच्छा यहाँ पर नए बच्चे भी हैं कुछ जो मॉर्निंग में नहीं थे, या सारे बच्चे सेम हैं? सुबह सारे बच्चे आते हैं क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये मैटर क्या है। वो वाला मैटर नहीं है ये कि अरे भैया अरे मैटर हो गया, चार्ट को लेके आना, वो वाला मैटर नहीं है। ये मैटर का मतलब है द्रव्य। द्रव्य का मतलब कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर वह चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, और जिसे हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें, जिसे हम फील कर सकें, वो क्या है, आपका द्रव्य है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जड़त्व का गुण हो, तथा जिसे महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। स्थान घेरती है, इसका मतलब तो आपको पता है, स्पेस को ऑक्युपाई करना। मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान के बारे में याद रखिएगा कि द्रव्यमान क्या है। सबसे पहले तो एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब द्रव्यमान से जैसे मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, उसको हम चंद्रमा पर लेकर चले गए, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मसला यहीं पर है, मूल पर भी 60 केजी रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान आप कहीं पर चले जाओ वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो भार चेंज होता है। तो भार अलग है, द्रव्यमान अलग है। भार जो होता है उसका मान डिपेंड करता है जी के मान पर, है ना। वो हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, पानी, हवा, पत्थर, लकड़ी, है ना। ये सब जो है ये क्या है, इसका एग्जांपल है किसका, मैटर का, द्रव्य का। ये तो बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है ना। तो पदार्थों को 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं, है ना, 2 आधार पर। एक होता है आपका पदार्थों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहला होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और इसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के सॉरी। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लाज्मा, और 5वां है डीईसी, अभी मैं लिख रहा हूं, जिसका मतलब है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इस तीनों की बात करें तो इस तीनों को क्या बोलते हैं, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं मूलभूत अवस्था भी बोलते हैं, है ना, यानी फंडामेंटल स्टेट भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था कौन सी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड के क्या प्रॉपर्टीज हैं, गैस के क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि सुबह हमने बात करी है, फिर से करने की जरूरत है क्या, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
हाँ हाँ ठीक है। और किसी को कोई सलाह नहीं? हाँ सर कहिए, माइक भिजवाएं। बोल, क्या छठा पर? छठा, छठा प्लाज्मा? वो नहीं, हम लोगों को नहीं पढ़ना है लेकिन हम लोग के एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। आपको बस दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखिए, है ना, इतना काफी है। देखिए एक चीज आपको मैं और भी बताना चाहूंगा, जो भी इस प्रकार के मतलब छात्रों के लिए, है ना, हमें यह भी पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है ना। अब हम मान लीजिए दरोगा का पेपर दे रहे हैं तो हम आपको नीट वाला लेवल पढ़ाने लग जाएं, वो कोई काम का है जी? कोनो काम का नहीं है, इरेलीवेंट होगा हमारे लिए, है ना। पदार्थ की तरह से 5 छठी के 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अवस्थाएं भी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के बस इतना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं करके इनकी प्रॉपर्टीज की। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कोई भी पदार्थ है उसका सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपका एटम, परमाणु। और जब परमाणु मिलता है तब जाकर के क्या बनता है? अणु बनते हैं, है ना, अणु। इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है और अणु से याद रखिएगा दो या दो से ज्यादा परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। कोई कोई तत्व जो है वो मोनो एटॉमिक भी होता है, जैसे कि हीलियम है, वो सब सिंगल एटम के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन जो है आपका O2 के फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन आपका N2 के फॉर्म में मिलेगा, है ना। इसी तरह अगर हम बात करें फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में मिलता है ना, सल्फर एसिड के फॉर्म में मिलता है। मतलब अभी आप ये समझिए कि कोई भी पदार्थ का जो है ना उसका सबसे छोटा कण एटम है, दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाएगा तो क्या बना देगा? मॉलिक्यूल बना देगा। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, कभी भी एटम जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, जबकि यह आपका किसमें मिलता है? स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की, तो उसमें मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेगा, उसमें हिस्सा कौन लेता है? एटम। यह रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। या तो किसी को कोई दिक्कत? एटम मॉलिक्यूल के बीच में अंतर सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट जो है ना, जैसे कि आपका एटम जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा कैसे? H2 के फॉर्म में मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऐसे हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसी तरह जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलेगा एंड नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये स्वतंत्र अवस्था का मतलब कि मॉलिक्यूल जो आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, जो एटम है वो आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। अब कोई भी पदार्थ है तो उसमें मॉलिक्यूल जो होता है वो किसमें है? ये आपका स्वतंत्र अवस्था में मिल रहा है ना, ऐसे इंडिपेंडेंट फॉर्म में ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब दो मॉलिक्यूल के बीच जो बल लगेगा, ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच जो बल लगता है ये आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इसे बोलते हैं हम लोग अंतराणविक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराणविक बल। अब ये अंतराणविक बल जो होता है ना, ये आपका नेचर में कैसा हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब सॉलिड का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर लिक्विड और गैस इसकी देखेंगे, फिर ट्रांजिट जो है उसे देखेंगे, एंड फिर हम लोग आएंगे सेकंड क्लासिफिकेशन पे आएंगे। मतलब पहले तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, प्लाज्मा अवस्था क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है वो देखेंगे, तब हम लोग अगले पॉइंट पर क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक। चलिए अब पहला हमारा सॉलिड यानी ठोस। जब सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें आकर्षण बल का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे? विकर्षण बल से। अच्छा आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा बल है जो कि, जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं और पूछूं कि इसमें से कौन सा ऐसा बल है जो नेचर में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है, यानी नेचर में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण ही होता है उसमें? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो नेचर में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता कभी भी, है ना। तो यहां पर इसमें क्या होता है? आकर्षण बल का मान जो विकर्षण बल से बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इनके बीच में जो अंतराणविक स्थान है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है? बहुत कम है। इनमें याद रखिएगा जो इसका घनत्व है इस वजह से क्या है? ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा घनत्व इसी का होगा। इनके अणुओं की गति सबसे कम, इसलिए इनकी ऊर्जा, इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? सबसे कम। संपीड्यता यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम या सबसे कम, है ना, सबसे कम। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोरता ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा कठोर तो इसमें यही होगा। इसके बाद आकार निश्चित, और आयतन भी क्या है? निश्चित, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब हम लोग लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर हम लोग गैस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है राहुल जी? मैं बोल दे रहा हूं, अंग्रेजी में लिख लिया करिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से करवा रहा हूं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत यहां से सवाल बनता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है ललित, है ना? ठीक है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है द्रव यानी लिक्विड। इसमें आकर्षण बल का मान ज्यादा तो होता है प्रतिकर्षण बल से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, है ना? विकर्षण बल से ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए इसमें अंतराणविक स्थान की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं। ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा। इसके बाद याद रखिएगा इसकी जो मतलब इसका जो घनत्व होता है ठोस से कम। इसका जो याद रखिएगा कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता क्या होता है? ठोस से ज्यादा। इसके अणुओं की गति ठोस से ज्यादा। इसके बाद अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा। ये सब प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजिडिटी ठोस से कम यानी कठोरता। अच्छा, सबसे कठोर तत्व कौन सा बता सकते हैं आप लोग? हीरा, है ना? और हीरा की कठोरता जो होती है उसको मेजर करते हैं हम लोग मोह स्केल पे। किस स्केल पर? मोह स्केल पर, है ना? और मोह स्केल पर हीरा की कठोरता कितनी? 10 होती है, याद रखेंगे। आगे लिखाऊंगा ऐसे सब मैं आपको। इसके बाद याद रखेंगे इसका आकार। आकार तो निश्चित है ना, सॉरी अनिश्चित है। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। इसके बाद चलते हैं तीसरा जो है हमारा गैस के ऊपर, ठीक है? हालांकि कल तक हम लोगों का टारगेट ये है कि कल हम लोग जो है ना ये टॉपिक जहां कहां है यहां तक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे कल, यहां तक, है ना? कोशिश करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। इसमें जो है ना हमारा लगभग मान लीजिए कि 2 क्लास के आसपास जाएगा इसमें, एसिड बेस सॉल्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मोटा मोटी 2 क्लास जाएगा हमारा, ठीक है? तो कल तक हम लोगों का टारगेट रहेगा, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, आगे चलें। हाँ जी बताइए, नेहा जी क्या है? अच्छा सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है बड़ा कर देते हैं थोड़ा। इधर दिखाई दे पीछे सबको, ठीक है? चलिए, तुम क्या हुआ? ये वाला? अच्छा, आयतन के बारे में। आयतन निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा जो है इसकी क्या समझ में क्या नहीं रही बताइए? अच्छा, आयतन निश्चित कैसे होता है ये समझना है। अरे देखो, ये पानी है, अभी किसमें है? कितना पानी है? इतना ही है ना? और मान लो हमारे हाथ में एक कप है, पानी को कप में डाल दिए, पानी तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसका शेप देखो, इसमें कैसा है शेप? इसमें डालेंगे शेप कैसा हो जाएगा? मान लो यही इतना ही पानी है, इसको हम इसमें डाल दें, इस पानी को हम इसमें डाल दें, शेप थोड़ा बदल जाएगा इसका, पानी तो इतना ही रहेगा ना जी। तो इसलिए इसका जो आयतन होता है क्या होता है? निश्चित होता है। शेप जो होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है हमारा गैस। गैसों का प्रेशर किससे मापते हैं बताओ? सुबह ही बताया तुम लोगों को, और जब तक याद नहीं करोगे तुम लोग तब तक पूछते रहेंगे, हम भी बीच में एकदम, है ना? गैसों का प्रेशर किससे मापते हैं? नैनोमीटर। आगे पूछे तो सबको पता होना चाहिए, है ना? गैसों का प्रेशर नैनोमीटर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए क्या होता है, आकर्षण बल का जो मान होता है ना वो विकर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा, अंतराण्विक स्थान जो होगा सबसे ज्यादा। इसके जो मतलब अंतराण्विक बल जो होता है इसमें, अंतराण्विक बल, इसके बाद घनत्व सबसे कम, इसके बाद याद रखिएगा संपीड्यता। अब ज्यादा इसके बीच में स्पेस है तो इसका जो अणु है ज्यादा इधर उधर करेगा, है ना? यानी कि इसके अणुओं की गति, अणुओं की गति सबसे ज्यादा। इसके बाद याद रखिएगा गतिज ऊर्जा, बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा, ठीक है? और इसके बाद इसका जो आयतन है ये भी अनिश्चित है, और जो आकार है यह अनिश्चित है, यानी कि दोनों ही क्या है सर? अनिश्चित है। ये सवाल पूछा हुआ ये सब आपसे, है ना, एग्जाम में, ठीक है? अंतराण्विक बल को समझाइए अशोक जी। यहां पर देखिए जैसे कोई अणु है, इसके अणुओं के बीच ना, जैसे ये अणु है, ये अणु है, इसके अणु के बीच एक प्रकार का बल काम करता है जो कि नेचर में आकर्षण भी हो सकता है, नेचर में प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल, ठीक है? चले आगे। अब देखिए, अच्छा ठीक ठीक है, ओके, चलो आगे, ठीक, चलो लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो। अब देखो, अच्छा मतलब एकदम लिख लो जल्दी लिखो, कोई नहीं। हाँ बोलिए, चाय भी पी लेते हैं तब तक, नहीं है ठंडा जगह फिर पीने का फायदा है? चलो ठीक। चाय से ये बताओ, चाय से मेरे मन में 2 सवाल है, सवाल से इतना मत पूछो, बड़ा बना। तो पहला सवाल तो ये है, ये सवाल देखिए आपका नॉर्मल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, यूपीएससी ने भी पूछ लिया था एक बार, कि नेशनल टी बोर्ड जो है कहां पर है? दार्जिलिंग में है, कोलकाता में, कहां पर है? और दूसरा सवाल है, हाँ अच्छा आज के टेस्ट में भी आया था, ओके, अब हमको पता नहीं, हम तो ना बोले कि ऐसा पूछता है। दूसरा सवाल चाय से ये है कि चाय में पीते हैं तो एकदम ना बाद में थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है, कौन सा एसिड होता है इसमें? टैनिक एसिड होता है, कौन सा? टैनिक एसिड। अब चाय में चीनी भी होता है, चीनी का सूत्र बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चीनी का सूत्र लिख लीजिएगा,
है ना। और यहीं से आप लोग लिख लेना राष्ट्रीय गन्ना लखनऊ। आम वाला भी यही है ना, मैंगो वाला जो है ना, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। ठीक है, चल अब चलते हैं इसके आगे। अभी असली स्टोरी बाकी है ना। अभी मैंने स्टोरी को 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। ये सब तो आप लोगों ने सुबह पढ़ लिया होगा, तो कह रहे होंगे कि चलो भाई रिवीजन हो रहा है। अभी नया खेल स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक, अब याद रखिएगा, यह ठोस, यह द्रव और यह गैस। अभी सारा लिखाएंगे आपको, है ना, इसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, सारा लिखाएंगे। जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, और जिस तापमान पर ये होता है उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है आपका, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, और इस टेंपरेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब लिखाऊंगा अभी। सेम इसी प्रकार टेंपरेचर अगर कम करेंगे, किसी गैस का टेंपरेचर अगर हम कम करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। जिस तापमान पर ये होता है, उष्णांक बिंदु, और इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन या कंडेंसेशन। वैसे इसका टेंपरेचर अगर कम करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या हिमीकरण, और जिस तापमान पर ये होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु, है ना, हिमांक बिंदु। समझिए, अब हमारे नीचे में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेट मटेरियल कहते हैं। इसका क्या गुण है कि वैसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस या गैस से ठोस में बदल जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कपूर है, नौशादर है, नफ्थलीन है, सूखी बर्फ है यानी ड्राई आइस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड CO2। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड ये घास में मिलता है। नौशादर जो है, इसका सूत्र लिख लीजिएगा, NH4Cl, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब समझना है, नौशादर अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं, या NH4Cl है, इसी को कहते हैं नौशादर। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। कुछ पदार्थ जैसे यहां पर होता है, सॉलिड का टेंपरेचर बढ़ाएंगे, ये किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। इसका टेंपरेचर कम करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, या फिर निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। और इसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अभी सबके बारे में एक एक करके हम लोग पहले लिख लेते हैं, हाँ। तो यहां तक ये सब बना लेंगे आप लोग। ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक एक करके हम लोग लिखते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए। अब लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, तो वह एक तापमान के बाद द्रव में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर क्या कहते हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। और जिस तापमान पर यह होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। और बर्फ का गलनांक बिंदु लिख लेना, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलें। और यही पानी का हिमांक बिंदु भी यही होगा। तीनों ही आपको स्केल में याद रखना है। और हमारे बॉडी का टेंपरेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। और जैसे टीवी है, मतलब फ्रिज है, एसी है, फ्रिज एसी में टेंपरेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, वहां पर एक यंत्र लगा होता है जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, है ना। रिमोट पर चलो तो उसको खाली करने के लिए उसमें
एक्चुअली एक डिवाइस होता है जिसको थर्मोस्टेट कहते हैं, और थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, वो किसी भी यंत्र के अंदर तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में भी ऐसा एक यंत्र है जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो कभी अगर आपसे पूछे मानव शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहते हैं, है ना, वो हमारे भूख तथा प्यास का भी नियंत्रण करता है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा है यहीं पर, जब किसी द्रव के तापमान को बढ़ाते हैं तो वह गैस में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉइलिंग या क्वथनीकरण कहते हैं। बॉइलिंग या क्वथनीकरण कहते हैं, और उस तापमान को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस तापमान को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अच्छा यहां से सवाल है एक कि जैसे, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है। देखिए आप लोग पहाड़ पे जाते होंगे, है ना, पहाड़ पे जाने पर पानी जो है ना वो ज्यादा तापमान पर उबलता है कि कम तापमान पर उबलता है, कम तापमान पर उबलता है ना। इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, घटता है, और जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, समझिएगा ये जो वायुमंडलीय दाब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, गलनांक बिंदु के। दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। समुद्र के तापमान पर जो आपका प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, तो याद रखिएगा वहां पर आपका प्रेशर होता है 1.013 बार होता है, ये होता है आपका प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है बार, और इसलिए डिवाइस का नाम है क्या, बैरोमीटर। सुना होगा आप लोगों ने कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, और बैरोमीटर का आविष्कार करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई टॉर्सली। क्या नाम था, ई टॉर्सली। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ना तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आपका घटना शुरू हो जाता है ना, और वायुमंडलीय दाब घटना शुरू होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पानी को उबालना मुश्किल कहां पर होगा, सी लेवल पर या पहाड़ पर। अरे पहाड़ पर जाएंगे तो पानी जल्दी उबल जाएगा ना, समुद्र के तल पर उसको उबालना मुश्किल होगा, है कि नहीं। और यही कारण है ना कि जो पहाड़ सब पे जब जाते हैं तो वहां पर खाना जो है ना जल्दी नहीं पकता है, वहां पर यूज किसका करते हैं, प्रेशर कुकर का। अब प्रेशर कुकर में आप लोग खाना बनाते होंगे, तुरंत पक जाता है कि नहीं, ऐसा क्यों, कहा कि प्रेशर कुकर में अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, अब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि अब खाना जो आपका ज्यादा टेंपरेचर पर पक रहा है, ज्यादा टेंपरेचर पर पक रहा है, इसलिए जल्दी पक जाता है। अब आप लोग ये बताइए, ये जो प्रेशर कुकर का हैंडल है, हैंडल होता है ना, उसमें वो किसका बना होता है, बैकेलाइट का, है ना। और बैकेलाइट के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहला एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहला मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा है, बैकेलाइट है ना। बना किससे होता है, तो वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है फेनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, इस दोनों से मिलकर बनता है, पॉलीमर टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। पानी का बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 373.15 केल्विन, और कितना, 212 फ़ारेनहाइट। इसी तरह तीसरा पॉइंट, जब किसी द्रव का तापमान, जब किसी गैस का तापमान कम करते हैं तो एक तापमान के बाद वह किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में। एक तापमान के बाद वह द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं, तथा इस तापमान को ओशांक बिंदु कहते हैं। इस तापमान को क्या बोलते हैं, ओशांक बिंदु। लिख लीजिएगा इसको, ओशांक बिंदु कहते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ओशांक बिंदु कहते हैं, इसे लिखिए। फिर चलते हैं इसके आगे, चलेगा क्लास अब 9 बजे तक, 8 बजे तक चलेगा, है ना। चला आगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा रुक जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जब किसी द्रव का तापमान कम करते हैं तो एक तापमान के बाद द्रव ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हिमीकरण या फ्रीजिंग तथा इस तापमान को हिमांक बिंदु कहते हैं। इस तापमान को हिमांक बिंदु कहते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बाकी पांचवा याद रखिएगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। जैसे ये ठोस से डायरेक्टली गैस में हो रहा था, इसको लिख लीजिएगा, ये प्रोसेस कौन सा है, ऊर्ध्वपातन। और ये जो टेंपरेचर, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बिंदु, फिर सबलिमेट पॉइंट कहते हैं उसको। और छठा लिख लीजिएगा, जब कोई गैस है ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निक्षेपण। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, निक्षेप बिंदु, है ना। आपको ऐसे लिख लेना, लैंग्वेज बना करके लिखना, आप लैंग्वेज बना करके लिख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब आपको समझ में आ गया यहां तक ना, मतलब आ गया समझ में सभी को, ठीक। अब हम लोग जो एक होता है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और जो आपका होता है प्लाज्मा अवस्था, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर हम लोग आएंगे चेंजेस इन मैटर
लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे सेकंड वाला दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे और चेंजेस इन मैटर हम लोग देखेंगे कल। कल ये सवाल भी आपके एग्जाम में खूब बनता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना कैसा चेंज है, केमिकल है कि फिजिकल है? याद रखिएगा मोमबत्ती का जलना दोनों चेंज है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। कई बार आपसे सवाल पूछता है कि इसमें से कौन फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज का उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना, क्योंकि वहां पर जब जलता है ना तो नया पदार्थ भी बन रहा है, उसके भार में कमी भी हो रही है और वहां पर मोम जो आपका क्या हो रहा है, पिघल भी रहा है ना, यहां पर दोनों चेंजेस होते हैं। हाँ, कहां पर खाना वहां पर जल्दी कहां पकता है, खाना लेट से पकता है, लेट से, क्योंकि देखो ये ना पानी, जैसे यहां पर आप खाना बना रहे हैं पानी में, यहां पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है ना, और जब पहाड़ पर चल जाइएगा तो वहां पर पानी आपका 90 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो रहा है। तो यहां पर आपका मान लीजिए जो काम 50 मिनट में होगा वही काम इसमें ज्यादा हो सकता है 60 मिनट लगे, है ना, इस वजह से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मॉडल के निर्माण में कौन सा प्रयोग किया जाता है? अरविंद जी उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, सिल्वर आयोडाइड का, है ना, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला है प्लाज्मा अवस्था। याद रखिएगा इसकी खोज विलियम क्रूक्स ने की, विलियम क्रूक्स, इंग्लिश में आप ऐसे लिख लीजिएगा। और याद रखिएगा ये पदार्थ की कैसी अवस्था है, ये पदार्थ की आयनित अवस्था है, आयनाइज्ड स्टेट है, यह पदार्थ की आयनित अवस्था है। इसके बाद याद रखेंगे ये पदार्थ की कौन सी चौथी अवस्था है ना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा के बारे में याद रखेंगे कि इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा होता है, कहां तक हो सकता है, तो अप टू 20,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अप टू 20,000 डिग्री सेल्सियस। समझ आए, सन पे, स्टार में, इनमें कौन सी अवस्था है, यही अवस्था है। और सन और स्टार की बात करें ना तो याद रखिएगा कभी भी आपसे पूछा जाए सूर्य है या तारा है, अरे मैं मतलब सूर्य तारा दोनों की बात करूं, दोनों ही एक्चुअली में स्टार ही है ना। दोनों में जो ऊर्जा होता है किसके कारण होता है, यहां पर अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है, मतलब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहां पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से मिलता है, हीलियम बनाता है और साथ ही साथ यहां पर क्या करता है, ऊर्जा रिलीज करता है, और यही ऊर्जा हमें मिलता रहता है यहां पर सूर्य से। क्या हुआ, हाइड्रोजन नहीं समझ, क्या पूछ रहा है, कौन सा बॉन्ड होता है? अच्छा, आइसोटोप हाइड्रोजन का 3 गो होता है, पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन याद रखना एक ऐसा तत्व है ना जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हालांकि हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं, याद रखना हाइड्रोजन। एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं H11, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम, है ना। इसी से बनता है आपका ये डी, इसी से बनता है D2O, बारिजल। कौन आविष्कार किया इसका, HCUA, है ना, यूए ने। कई बार पूछा जाता है ये बताओ कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय है। ट्रिटियम जो होता है ना ये रेडियो सक्रिय होता है। रेडियो सक्रियता का गुण हमेशा याद रखिएगा, या तो ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा हो, 82 से ज्यादा है, यानी कि लेड के बाद जितना भी तत्व होगा उसमें आपका रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी मिलेगा। सीसा का एटॉमिक नंबर होता है 82, इसके बाद जितना है बिस्मथ है, पोलोनियम है, एस्टेटिन है, रेडॉन है, रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, जितना भी तत्व है सब में आपका रेडियो एक्टिविटी का गुण मिलेगा। और नहीं तो फिर दूसरा ये हो कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है ना या तो 1.5 से ज्यादा हो या फिर 1.5 के बराबर हो, और ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि रेडियो एक्टिविटी का गुण किसमें मिलता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो 1.5 के बराबर या 1.5 से क्या होता है, अधिक होता है। आ गया सवाल जिसका भी डाउट था, हालांकि कल की क्लास में बोलेंगे मॉर्निंग वाले तो उसमें इसे बताएंगे अच्छे से, बहुत डिटेल में बताएंगे क्या क्या यूज वगैरह होता है इसका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जांपल आप लिख लेना, प्लाज्मा अवस्था का एग्जांपल लिख लेना। सूर्य हो गया, तारा जो आपका त्वरित झंझावात होता है, यानी लाइटनिंग जो होता है ना, ट्यूबलाइट हो गया। आप लोग आजकल जाते होंगे और कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं देखते हैं एकदम पूरा एलईडी साबुन जो लगा रहता है, इस तरह का लैंप दिखता होगा आपको, चित्र दिखाते हैं, रुकिए, है ना, उसमें भी आपका यही वाला स्टेट होता है, नियॉन लैंप्स बोलते हैं उसको। ये इस तरह का देखते हैं, इस तरह का ये डिजाइन वाला एकदम पूरा रहता है बना हुआ ना, इसी को नियॉन लैंप बोलते हैं। जो भी इस नियॉन लैंप में भी यही आपका प्लाज्मा अवस्था ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये अलग अलग कलर देता है। नॉर्मली नियॉन की बात करें वो याद रखिएगा लाल नारंगी रंग देता है। नियॉन कैसा देगा आपका, इस तरह का कलर देगा, जो ऑरेंज वाला है ना इस तरह का नॉर्मली ये कलर देता है। इसका तो टेंपरेचर मतलब इसका टेंपरेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब इसका टेंपरेचर हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं कि 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ना। ठीक है, आगे चलें हम लोग, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, चलो। बाकी ये त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और इसमें किसका यूज होता है लाइटनिंग कंडक्टर में, कौन सा धातु, तांबा, कॉपर का। और कॉपर का ही यूज याद रखिएगा किसमें होता है, तो आपका हीट को मेजर करने का, उष्मा को मापने का एक यूनिट होता है, मतलब एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं कैलोरीमीटर, क्या बोलता है, जो कि हीट को मापता है, तो उसको भी मतलब बनाने के लिए कॉपर का यूज करते हैं। और एग्जाम के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में कॉपर का अलॉय जो है ना, कॉपर का मिश्र धातु वो पूछता है एग्जाम में। जैसे पूछ देगा कॉपर और टिन को मिला दे तो क्या बनेगा, तांबा और टिन को मिलाने पर क्या कांसा बनता है, तांबा और जस्ता मिला दें पीतल बनता है ना। कांसा जो है तांबा और टिन को मिलाने पर, आपका पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिलाने पर, तांबा जस्ता निकल इस तीनों को मिला दीजिए। जर्मन सिल्वर जिसमें कि सिल्वर में होता है ना, जर्मन सिल्वर जो उसमें क्या होता है, कॉपर जिंक और निकल। इसका बहुत सारा, जैसे कॉपर और निकल को मिलाते तो क्या बनता है, कांस्टेंटिन होता है, तो बताएंगे। और ये बार बार आपको पूछेंगे भी ताकि आपको याद भी रहे, भूलिएगा मत आप लोग।
कॉपर में जैसे कई बार पूछा जाता है कि कॉपर के ऊपर हरा परत किसके कारण बन जाता है, दरोगा में पूछा हुआ सवाल है कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का अगर उसको छोड़ दें तो ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, किसकी वजह से, देखेंगे। अब हम लोग पांचवी व्यवस्था की बात करते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। तो याद रखिएगा, जब किसी पदार्थ का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कर दिया जाए तो एक नई अवस्था उत्पन्न होती है, एक नई अवस्था बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। बस इसके बारे में इतना याद रखिए, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। और इस तापमान को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। खूब पूछता है एग्जाम में, क्यों बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर? क्योंकि देखो, जब भी आपका जो टेंपरेचर है, टेंपरेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। टेंपरेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है आपका केल्विन, और जब भी तापमान को केल्विन में मापते हैं ना तो उसको परम तापमान कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछे कि 30 डिग्री सेल्सियस को परम तापमान में बदलिए, आपको इंडायरेक्टली क्या बोल रहा है, केल्विन में बदलने बोल रहा है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 30 डिग्री सेल्सियस को परम तापमान में बदलिए, कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। अब चूंकि ये 0 केल्विन है ना, और केल्विन में तापमान को क्या बोलते हैं, परम तापमान, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं, है ना, दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, सुपर कंडक्टर्स, अति चालक। जो सुपर कंप्यूटर वगैरह होता है ना, ठीक है, उसमें सुपर कंडक्टर यूज होता है, अति चालक यूज होता है। अति चालक जो है इसका उदाहरण है। और अति चालक के बारे में याद रखिएगा, इसकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। इसकी चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, इसकी शून्य होती है ना, उसी को बोलते हैं अति चालक। ठीक है, हाँ, किसमें, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूजन की बात कर रहे हैं ना। न्यूक्लियर फ्यूजन तो होगा नहीं हाइड्रोजन में, होगा तो क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ, जो हाइड्रोजन बम जैसे है, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो वो याद रखिएगा एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। नहीं समझ रहे क्या बोल, हाँ, बैलेंस नहीं। अरे भाई, मैंने तो अभी समझाने के लिए लिखा है, बस पूरा रेडियो एक्टिविटी से पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको बहुत डिटेल में। ये तो बस समझाने के लिए लिखे कि जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो मिलता है ना, ये जैसे मान लीजिए प्लस यहाँ पर ये फिर क्या बना देता है, ऐसे हीलियम 2 4 बनाता है, ये सब बताएंगे आगे। अभी तो ये बस मैंने ऐसे लिखा दिया आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का वो मिलता है और वो निर्माण करता है उसका। अभी आप इसको रहने दीजिए, ये चीज, ये तो रेडियो एक्टिविटी में आएंगे तो वहां पर बताएंगे डिटेल में आपको। ठीक है, अभी तो रेडियो एक्टिविटी बस ऐसे मैंने वो होता है ना, बता देना कि हाँ लिख लो तो काम आ जाएगा आगे आपका। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ के संगठन, यानी उसका कंपोजिशन कैसा है ना, उसके आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ के संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें आता है पहला, जिसे हम लोग बोलते हैं प्योर मैटर, यानी शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, इसमें आता है आपका एक एलिमेंट, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं तत्व, और दूसरा आता है क्या आपका कंपाउंड, या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं यौगिक। इससे सवाल कैसे बनेगा अभी आपको कराएंगे, सवाल अभी दिखाएंगे आपको कैसे बनता है यहाँ से। दूसरा जो होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर, या फिर जैसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। एंड अशुद्ध पदार्थ की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका आता है क्या, इसमें आता है मिक्सचर। क्या आता है, मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण। और मिश्रण की बात करें तो एक मिश्रण होता है, वो कौन सा, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, या एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस। पानी और बालू का मिश्रण कैसा है, हेटेरोजेनस है। पानी और चीनी का मिश्रण कैसा है, होमोजेनस है। और होमोजेनस मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोल देते हैं, विलयन। कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सिंपल। जो विलयन है क्या है, एक समांगी मिश्रण है, दैट्स इट। आगे बात समझ में, और एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देगा सॉल्यूशन इज, ऑप्शन दे मतलब क्वेश्चन दे देगा सॉल्यूशन इज, ऑप्शन देगा होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, है ना, इस तरह से क्वालिटी विलयन, इस तरह से आपसे ऑप्शन रहेगा। यार बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट की, फिर कंपाउंड की, एंड देन मिक्सचर की, है ना। और मिक्सचर के बाद फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। और कल की क्लास में हम लोग टारगेट हम लोगों का यह है कि सॉल्यूशन तक हम लोग कंप्लीट करें। चलिए, आप लोगों का कोई दिक्कत है तो बताइए, इन लोगों का भी थोड़ा ले लें सवाल। जो जल में मिश्रित होता है उसे समांगी कहते हैं। जी बिल्कुल रिंकी जी, हाँ ठीक है। एक बार और क्या, देखो पदार्थ का जो संगठन है ना, उसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार का है, एक है प्योर मैटर है, एक इम्प्योर होता है। प्योर में आता है एलिमेंट और कंपाउंड, इम्प्योर में आपका आता है सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर है ना, दो तरह का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। अकेले से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरू से देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर से आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एलिमेंट शब्द रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दिया। देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे हम फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है हम एकदम स्ट्रिक्ट केमिस्ट्री में ही रहेंगे। जो भी चीजें हमें लगे कि फिजिक्स की रेलेवेंट चीजें मैं डिस्कस करता जाऊं, मैं उसे डिस्कस करता रहूंगा यहां पे, ताकि चीजें आपकी रिवाइज होती रहेगी। उसी तरह जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और वहां पे मुझे लगेगा केमिस्ट्री के ये पॉइंट्स यहां पे क्या है रेलेवेंट है डिस्कस करना, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि जब चीजों का क्लास में 2-3 बार सुन लोगे ना तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। अब यहां पे जैसे हमने बात की बॉयल की, रॉबर्ट बॉयल, और इस तरह से याद रखिएगा आपका गैस का नियम होता है, खास करके 3 गैस का नियम है ना। कौन कौन सा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक गेल-लिप्साक लॉ। अब बच्चा सब बड़ा दिक्कत होता है बच्चे सबको इसमें, है ना, कौन सा क्या लॉ है, कौन सा क्या लॉ है। अभी उसको एक लाइन में इस दिक्कत को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं समझिए। आप लोगों को ये तो पता है ना कि गैस आइडियल गैस लॉ जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इतना तो सबको पता होगा कि ये आदर्श गैस लॉ जो है ये आपका क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पी क्या है, पी है प्रेशर, वी क्या है
आयतन, टी क्या है आपका? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अब एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है, जैसे देखो आदमी सब जाता है दिल्ली घूमने के लिए, एकदम पूरा एकदम जीत जात में एकदम जुत्ता बढ़िया चश्मा उसमें लगा के, और कान में एकदम ब्लूटूथ लगाएगा, नहीं आजकल आता है ना जी। फिर वहां दिल्ली में एक जगह है सीपी, कनॉट प्लेस, वहां जाएगा घूमने के लिए। तो ट्रिक है इसका, ब्लूटूथ लगाकर सीपी चलो, कौन? गांव वालों, है ना। ये बस गांव वालों इसलिए है याद रखने के लिए, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैंने बस ट्रिक बनाने के लिए यहां पर यूज किया। यहां पर क्या क्या है, ये बॉयल है, बॉयल में ये क्या कहते हैं, टेंपरेचर को कांस्टेंट कर दो। अब इसमें टेंपरेचर कांस्टेंट करो भैया, क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आ रहा है, इसमें टेंपरेचर को कांस्टेंट कर दो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और गै-लुसाक लॉ ये कहता है वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तीनों का तीनों लॉ खत्म। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनता है, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। ब्लूटूथ लगाकर सीपी चलो गांव वालों, दैट्स इट। बॉयल्स लॉ टेंपरेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, गै-लुसाक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, चल अब हम लोग आते हैं इसके बाद एलिमेंट सबको किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने दिया। लिख लो इसको। यहां तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है ना सभी को? नहीं आया तो बताना है, फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखो ये है आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT, ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा आइडियल गैस लॉ का समीकरण है। यहां पर P क्या है तो P याद रखिएगा दाब है, V क्या है आपका आयतन है, और यहां पर ये जो T है ना ये क्या है आपका तापमान। एक्चुअली में आपसे पूछता है बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन बताता है, चार्ल्स लॉ कैसा रिलेशन बताता है, गै-लुसाक लॉ कैसा रिलेशन बताता है। तो याद रखिएगा ये जो बॉयल्स लॉ कहता है कि टेंपरेचर को कांस्टेंट रखिए, आप टेंपरेचर को कांस्टेंट रखोगे, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि यहां से आपका P क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया, आया नहीं? अरे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रेशर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। दूसरा क्या है कि यहां पर जो चार्ल्स लॉ कह रहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट रख दो। अब यहां पर PV इज इक्वल टू क्या है? nRT है। अब ये प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट रखिएगा तो वॉल्यूम और ये टेंपरेचर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह गै-लुसाक लॉ कहता है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो, यहां पर प्रेशर और टेंपरेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट की जब बात करें तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कोई भी आपका मैटर है जिसके मतलब हर पार्ट का कैरेक्टर हो, कंपोजिशन हो, और आपका मतलब जो उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो आपका सेम। अगर एलिमेंट की अगर हम बेसिक उसकी बात करें तो याद रखिएगा कि ऐसा पदार्थ जिसके हर पार्ट का कैरेक्टर यानी गुण, कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम। यानी कि इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा जो एलिमेंट होता है यह एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है। यानी जितना भी आपका एलिमेंट होगा वो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए आयरन, आयरन क्या है? एलिमेंट। तो आयरन का मान लीजिए एक रड लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कॉपर का एक वायर लीजिए तो कॉपर जो है, अगर कॉपर के वायर को लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर रहेगा। अगर आपका मान लीजिए कि आप पीतल ले लेते हैं तो वो एलिमेंट नहीं रहा, फिर वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया, है ना। इसी तरह अगर मरकरी में मान लीजिए आप जिंक मिला दीजिए तो वो मरकरी के साथ जब कोई भी धातु मिलाता है ना बनता है अमलगम, बनता है। क्या बनता है? अमलगम। अगर सिर्फ मरकरी है तो वो एलिमेंट है, लेकिन अगर उसमें जिंक मिला दिया तो वो एलिमेंट नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा? वो फिर मिश्रण हो जाएगा। मतलब कि कोई भी अगर एलिमेंट है ना तो एलिमेंट का मतलब क्या है? उसके हर पार्ट का कैरेक्टर, कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम। जैसे मान लीजिए एक आयरन का रड लीजिए, उसको कितने भी बारीक टुकड़ों में आप बदल दीजिए, एक बड़का वाला टुकड़ा हो, छोटा वाला टुकड़ा, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना? 26 रहेगा। आयरन है एटॉमिक नंबर उसका 26 है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या होगा? सेम रहेगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना एक ही प्रकार का एटम रहेगा, दूसरा एटम नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे क्वेश्चन में इसमें से कौन सा, इसमें कौन सा एक अशुद्ध पदार्थ है, इस तरह से आपसे सवाल दे दे और ऑप्शन दे दे, चीनी, पानी, ठीक है, हवा, ठीक है। क्या हो गया? हवा ही हो गया, है ना, क्योंकि हवा क्या है? आपका एक मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है आपका क्या? ये आपका यौगिक है। पानी आपका क्या है? यौगिक है ना। और यहाँ पर मान लीजिए मैं दे देता लोहा, ये तो ये भी क्या है आपका? तो एलिमेंट ही है ना। इस तरह से सवाल आपसे बनता है एग्जाम में और पूछा गया है। हालांकि आगे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अरे एलिमेंट तो ये तो प्योर में देखो कंपाउंड में तो आ रहा है ना बाबू। मैं यहाँ पर प्योर पूछा, मैं एलिमेंट तो मैंने पूछा नहीं। कंपाउंड किसमें आ जाएगा? वाटर कंपाउंड में आ जाएगा, शुगर भी कंपाउंड में आ जाएगा, है तो लेकिन प्योर ही दोनों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ये जो एलिमेंट है ना, याद रखिए एलिमेंट को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे लावोजियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। और लावोजियर ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत दिया, है ना। इस तरह अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्रोस्ट दिया, है ना। और लावोजियर ने सबसे पहले, याद रखिएगा, लावोजियर ने सबसे पहले, आपके दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले तत्व को, आप जब पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा, तत्व को धातु तथा अधातु में, धातु तथा अधातु में क्या किया? मेटल तथा नॉन मेटल में वर्गीकृत किया, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि किसने सबसे पहले एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया था? तो किसने किया था? लावोजियर ने किया था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये मेटल है, मेटल की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो मेटलाइट्स हैं उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी सिर्फ गुण की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? गुण की बात करेंगे। मेटल नॉन मेटल मेटलाइट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम इस टॉपिक आएंगे तब, है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु। तो धातु की बात करते हैं मेटल की। याद रखिएगा ये विद्युत तथा उष्मा के
सुचालक होते हैं। ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और यहां पर याद रखना है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है ना, सिल्वर, एजी जिसको बोलते हैं अर्जेंटेनम। एटॉमिक नंबर कितना? 47 है ना। अयस्क का नाम क्या? अर्जेंटाइट है कि नहीं। इसके बाद दूसरा कौन सा? कॉपर। कॉपर इज सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और विद्युत का सबसे खराब सुचालक कौन सा धातु है बताओ? विद्युत का सबसे खराब सुचालक वाला धातु, धातु की बात करें तो सबसे खराब सुचालक कौन सा धातु है? क्योंकि धातु को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। बिस्मथ ना, पीबी, लेड, सीसा। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए पीबी यानी लेड यानी सीसा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 82। इसका एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं क्या? गैलेना यानी पीबीएस है ना। और लेड की बात करें तो याद रखिएगा लेड का 2 एलॉय होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो है सोल्डर मेटल, टंका धातु। टंका धातु में क्या क्या होता है? सीसा और टिन होता है। और एक होता है टाइप मेटल। टाइप मेटल में क्या क्या होता है? सीसा और एंटीमनी। क्या होता है? सीसा और एंटीमनी है ना। ये सब लिखाएंगे आगे आपको, जब लेवल वगैरह पे आएंगे बताएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे चलें। चलिए अच्छा टाइम हो गया, घड़ी का एकदम प्रॉपर ध्यान रखे हुए हो नहीं? 2 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ाने देंगे सर आपको। चलो ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही रख देते हैं, है ना। फिर शायद अमित सर का क्लास है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर रहने देते हैं। 2 मिनट चल जाए, हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना।